हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 12th क्लास के लिए। हमारा टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक 2। तो आज हम उस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के जो बहुत ही बढ़िया हैं, आपके बहुत काम आएंगे, हेल्पफुल होंगे आपके लिए चैप्टर समझने में। अलग अलग कंसेप्ट लेंगे इसमें हम। और दूसरा हम टॉपिक करेंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ के पास क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, शायद टॉपिक ही हो पाएगा, देखते हैं अगर टाइम होगा तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। टॉपिक इज क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले लास्ट लेक्चर में आप जब देखेंगे तो एक क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया, रीजन उसकी लैंग्वेज मिस्टेक हो गई मुझसे, तो सॉल्यूशन गलत हो गया। तो क्वेश्चन क्या था, वो उस लेक्चर में क्वेश्चन था जहां हमने बात की थी एक डिस्क की बात की थी, सर्कुलर डिस्क था, ये सेंटर रेडियस आर एंड इलेक्ट्रिक जो डायग्राम था वो कुछ ऐसा था। मेरे बोलने में इस लैंग्वेज में बोलने मिस्टेक हो गई, उसके लिए सॉरी। वहाँ ये था that इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ प्लेन। मीन्स यहाँ चीज ये थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पैरेलल टू प्लेन है ऑफ सर्कुलर डिस्क। मीन्स अगर मैंने कहा ये सर्कुलर डिस्क है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो कंडीशन है, या तो हो सकता है परपेंडिकुलर टू प्लेन या हो सकता है पैरेलल टू प्लेन। अच्छा, यहाँ की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू प्लेन है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू प्लेन। इस कंडीशन बात करते हैं सर, एरिया वेक्टर जो है कुछ इस तरह का होगा। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स की बात की जाए तो फाई क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर मींस ई ए कॉस थीटा एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो अगर मैंने कहा ये सर्कुलर डिस्क है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो उससे एक पर्टिकुलर एंगल पर है और ये है एरिया वेक्टर, देन एंगल बिटवीन ई एंड ए कितना है 90। अगर 90 है देन cos 90 क्या होता है 0, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा। चलो क्लियर। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के टॉपिक का। अब यहाँ थोड़ा चेंज है कि सर ये एक सर्कुलर डिस्क है इस तरह से, और यहाँ से बात करते हैं तो सर ये सेंटर और ये रेडियस आर। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ सर्कुलर डिस्क। फर्क है दोनों में। यहाँ बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू प्लेन है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड उस डिस्क के प्लेन में ही है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के पैरेलल टू प्लेन नहीं है। मींस अगर मैंने कहा ये सर्कुलर डिस्क है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पहले एक कंडीशन ऐसे थी, मेरी बात समझ आ रही ना, और अब ये कंडीशन कैसी है, मींस पहले ये कंडीशन थी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ सरफेस पैरेलल था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन से इस एंगल पर है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ प्लेन। तो सर ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू प्लेन है, यहाँ नहीं है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन से एंगल बना रहा है 30 डिग्री। यहाँ जो एंगल है वो है विथ रेडियस। तो ठीक है, इसकी बात करते हैं तो सर ये एरिया वेक्टर। अब अगर बात करें फ्लक्स की जो बहुत आसान है और हम पढ़ते हैं सर ई ए कॉस थीटा। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते नहीं है लैंग्वेज को। लैंग्वेज बहुत ज़रूरी चीज़ है, इट इज़ ए लैंग्वेज। तो जो थीटा है वो हम बात कर रहे हैं सर, स्टूडेंट देखते नहीं, हाँ भाई 30 है, काम हो गया सर, ठीक है। cos 30 कितना होता है, ई ए cos 30 की बात करते हैं तो √3/2, तो सर ई ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा √3। जनरली स्टूडेंट्स ये करते हैं, बट हमें नहीं। एक्चुअल हमें जानते हैं कि थीटा जो है यहाँ पे वो किसके बीच में एंगल है, वो एंगल है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो सर ये तो रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रहा एरिया वेक्टर। ये अगर टोटल 90 है तो ये कितना हो गया 60। तो थीटा जो है वो 30 ना होके 60 होगा, तो cos 60 का हो जाएगा 1/2। तो जब भी आप क्वेश्चन करें आप लैंग्वेज ध्यान से पढ़ें कि इलेक्ट्रिक फील्ड किससे थीटा एंगल बना रहा है। अगर डायरेक्टली दिया है तो थीटा मेक्स एन एंगल विथ एरिया वेक्टर, तो आपको दिया है थीटा मेक्स एन एंगल विथ प्लेन टू सरफेस 90, जो भी है जो सिस्टम होता है। क्लियर। और क्वेश्चन करते हैं, ये सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअल है जहाँ पे आपको इक्वल दे दी जाएगी किसी क्वेश्चन में और अभी फाइंड कर सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू प्लेन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ठीक, फ्लक्स नहीं होगा। एंड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी प्लेन की सरफेस से एक पर्टिकुलर एंगल पर है
तो वहां फ्लक्स होगा। क्लियर? अब एक क्वेश्चन लेते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है। एक सिलेंडर की बात करते हैं। सिलेंडर में रसोई का सिलेंडर नहीं है, दिस इज सिलेंडर सर्फेस। तो सर ये सिलेंडर है और इट हैव एक्सेस, ये इसका एक्सेस है जिसे आप बोल सकते हैं रोटेशन एक्सेस। इस अगर मैंने कहा ये सिलेंडर है और उसको मुझे रोटेट करना है तो इस एक्सेस की बात करते हैं, तो ये इसका रोटेशन एक्सेस है, मीन्स इसी के रेस्पेक्ट में रोटेट करेगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अभी। तो समझिएगा ध्यान से, इस टाइप के दो क्वेश्चन बनते हैं, हम दोनों को सॉल्व करेंगे एक साथ, समझेंगे कि कैसे क्या है। फ्लक्स निकालने में टोटली जो खेल होता है वो आपका होता है एरिया वेक्टर का और होता है एंगल का, बस वो आप सीख लीजिए तो अच्छी बात है। इसमें भी होता है एरिया वेक्टर, हम आसान में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी करेंगे पर थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है पहला, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो उसका ये है इस क्वेश्चन का, दैट एक्सिस ऑफ सिलेंडर, एक्सिस ऑफ सिलेंडर अलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला। और जो सेकंड से जो पार्ट बी है वो है सर एक्सिस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि सर ये अगर मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैंने कहा जो सिलेंडर इसके अंदर रखा है वो उसके एक्सिस इसी के अलोंग है, मीन्स उस सिलेंडर को कुछ इस तरह रखा है, ये इसकी एक्सिस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मुझे निकालना है कि इससे कितना फ्लक्स पास हुआ है। ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। बट यहाँ पे हम बात करते हैं सर अगर यहाँ पे इस तरह का इंटीग्रेशन है, इस तरह का इंटीग्रेशन है तो उसे बोलते हैं सिंपल इंटीग्रेशन, बट दिस इज ओपन सरफेस। और अगर यहाँ पे एक अंडा आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस, इंटीग्रेशन फॉर क्लोज्ड सरफेस। उसको खोलते हैं, खोलते मीन्स इसके सिलेंडर के तीन पार्ट है, पहला है सर्कल, सेकंड सर्कल एंड थर्ड है इसका कर्व सरफेस। इसको हम बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आगे। तो इसके पार्ट है तीन। तो सर टोटली बात करते हैं तो यहाँ E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, E वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर एंड E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। टोटल निकालना है तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, इसको S1 के लिए, इसको S2 के लिए और इसको। सर आपने लगाया, आपने रीजन है आपने इसको ज्योमेट्री को ओपन कर दिया और वो क्लोज सरफेस नहीं है, मीन्स से मानो कि ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर का मैंने ढक्कन खोल दिया, सर फट जाएगा, कोई बात नहीं, हम गैस भरेंगे नहीं, हम लेंगे खाली सिलेंडर। नीचे का ढक्कन खोल दिया, अगर खोल सके तो बच क्या जाएगा नीचे का अंदर, खोखला 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 खोखला। तो देखिए आगे इसको ओपन करते हैं तो ई डी ए कॉस थीटा, डी एरिया हो जाएगा। इसको ओपन करते हैं तो ई डी ए कॉस थीटा, इसकी बात करते हैं तो ई डी ए। अब थीटा हर एक के एंगल की बात करो, ध्यान सुना। इन सब के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है तो कुछ अलग नहीं था इसमें। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है, लेकिन यहाँ पे एंगल जो है वो है बिटवीन ई और डी ए। ठीक, तो सर इसको क्या लिखेंगे। अब डी ए की बात करें, ये बात हम कर चुके हैं डेट एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो ठीक है, इसकी बात करें सिलेंडर की बात, ये सिलेंडर है ना, हमेशा एक साइड लो। जैसे इसकी बात करें तो इस पूरी प्रॉब्लम के लिए, इस पूरे क्वेश्चन के लिए इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर हमेशा कहाँ रहेगा, इसका कहाँ रहेगा। जनरली हम जो है आउटवर्ड लेते हैं, इनवर्ड नहीं लेते। ठीक, तो इसकी बात करते हैं, इसका जो ए वेक्टर है मीन्स जो डी ए वेक्टर है वो कहाँ हो जाएगा, इसके लिए डी ए कहाँ हो जाएगा बैक साइड में। इसके लिए आप डी ए कहीं भी लो, मीन्स परपेंडिकुलर आप ले सकते हैं इस तरह से। तो अगर फर्स्ट की बात करें S1 की, तो S1 की जो थीटा है वो कितना है 180। S2 की बात करते हैं देन दिस इज 0 डिग्री एंड फॉर S3 दिस इज
अगर 90 है तो देखो cos 90 क्या होता है 0, क्या बच जाएगा यहाँ पे, ये तो हो जाएगा EDA, और यहाँ पे cos 180 माइनस होता है तो माइनस EDA, तो टोटली क्या हो जाएगा। और लॉजिकल भी तो है, अगर मैंने कहा थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये एक वाटर पाइप है और पानी बह रहा है एक सुंदर सरोवर में, तो अगर मैंने पाइप रख दिया और मैंने कहा मान लो कि यहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर एंटर कर रहा है, मीन्स कोई पानी एंटर कर रहा है, तो जितना पानी एंटर करेगा वो तो एक भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं कि एक ग्लास मिलेगा पाइप, ये पानी जितना एंटर करेगा उतना निकल जाएगा। एज इट इज जितनी फील्ड लाइंस यहाँ पे एंटर करेगी उतनी ही वहां से बाहर निकल जाएगी। अगर ऐसा है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्लियर। अब सेकंड जो है वो है परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका ये ए पार्ट था, क्लियर है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि हमारे काम आ जाएगा, वापस से लिखा हुआ है। तो अब सर सेकंड पार्ट करते हैं इसका। तो दिस इज पार्ट 2, दिस पार्ट बी। अब थोड़ा चेंज करते हैं, एक्सिस ऑफ सिलेंडर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए वापस से वही सारी कहानी कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट अब सिलेंडर इस तरह रखा हुआ है कि इस सिलेंडर की जो एक्सिस है वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। वही देखो, ये तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एक्सिस है, कितना एंगल है 90 है कि नहीं। वापस इसके 3 पार्ट करेंगे, S1 S2 और ये। जब पूरी सरफेस की बात की जाएगी सिलेंडर की तब फाई क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट डी। लेकिन जब उसको ओपन करेंगे तो फिर से सिस्टम ये आएगा। अब देखो पहले बात करें E, इसके लिए भी E कहाँ पे है, इसके लिए भी और इसके, तीनों के लिए एक ही जगह है। लेकिन जब एरिया वेक्टर की बात करते हैं तो सेम वही, इसके लिए परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर आउटवर्ड और इसके लिए आउटवर्ड। अब चाहे S1 लो चाहे S3 लो, दोनों के लिए थीटा कितना है 90, तो सर दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज। जब S2 की बात करते हैं तो S2 के लिए 0 डिग्री है, S2 S1 ऐसा है। जब cos 90 क्या होता है 0, तो ये पार्ट क्या हो गया 0, ये पार्ट भी क्या हो गया 0, क्या रहेगा सर फाई E इंटीग्रेशन DA। आप चाहे तो इसी DA की वैल्यू पुट कर दो या E। तो अगर सिलेंडर अलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, मींस एक्सिस ऑफ सिलेंडर अलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फ्लक्स 0 होता है। लेकिन अगर परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दिस इज। अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं हमारा, हमें तो बहुत आसान क्वेश्चन है, चटर पटर कह सकते हैं। दिस इज द चटर पटर ऑफ क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रिक। अब हम कुछ ऐसी बात करते हैं जो हमारी किताब में नहीं है, जो हम कर सकते हैं एग्जाम में, वो हम क्या कर सकते हैं, वो हम क्वेश्चन में कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन, तो वो टॉपिक की इसकी बात करें। देखिए अगर मैंने कहा कि सर ये एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की बात करते हैं तो सर ये ABCD, ये जो साइड है AB वो A है और ये है B। जैसे कि मैं आपसे जनरली कहता हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो आप बोलेंगे सर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, मीन्स सीधे आप AB कह दोगे। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं एरिया वेक्टर निकालिए, मीन्स यू फाइंड एरिया इन फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म। तो कैसे निकालें, तो थोड़ा दिमाग लगाइए कि अगर मैं इसको मान लेता हूं कि ये रेक्टेंगल एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं डायरेक्ट कि सर ये इधर और ये इधर। वो डायरेक्ट तरीका भी होता है, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि ये XY प्लेन में है, इट्स योर विश कि आप क्या मानना चाहेंगे, आप इससे XY प्लेन लेंगे, YZ लेंगे या ZX लेंगे, इट्स योर चॉइस। मेरी बात करें, मैंने मान लिया कि दिस इज इन प्लेन ऑफ XY। तो सर यहाँ बात करते हैं तो डायरेक्टली एरिया हम जानते हैं कि एरिया तो AB ही होगा, लेकिन स्केलर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं तो हम कहते हैं सर एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैंने कहा ये प्लेन सामने है, ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, तो ये क्या हो जाएगा Z एक्सिस। तो अगर मैंने कहा ये X और ये Y है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा Z एक्सिस। मीन्स इसको वेक्टर बनाने के लिए हम क्या लेंगे, यूनिट वेक्टर। सर क्या प्रूफ कर सकते हैं, बिल्कुल प्रूफ कर सकते हैं। कैसे देखो, एरिया वेक्टर की बात करते हैं तो सर AB वेक्टर मल्टीप्लाई AD वेक्टर।
अगर ये एक्स डायरेक्शन में है तो इसको बोलूंगा मैं ए आई कैप, और ये ए डी वाई डायरेक्शन में है तो बी जे कैप। तो सर ए बी क्या हो जाएगा, आई कैप क्रॉस जे कैप, क्या बन जाएगा, क्या सर प्लस के कैप भी आ सकता है, माइनस नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। आप अगर उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में लेंगे तो माइनस ए ठीक है, क्लियर। तो एरिया वेक्टर आप किसी डायरेक्शन में लें, अगर ओपन सरफेस है देन यू कैन टेक एरिया वेक्टर इन बोथ डायरेक्शन मींस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। लेकिन अगर क्लोज सरफेस है देन दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड मींस इन डायरेक्शन ऑफ रेडियस एंड आउटवर्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था जो बहुत अच्छा था हमारे लिए, जहाँ हमने इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर की बात की। चलो और क्वेश्चन लेते हैं, समझिए। मैं आपसे एक क्वेश्चन छोड़ कह रहा हूँ कि एक प्लेन है, चलो मान लेते हैं सर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड है, कुछ चेंज करते हैं। अब जो एक प्लेन है मीन्स मान लेते हैं सर दिस इज ए स्क्वायर, एक स्क्वायर है, दिस इज ए स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ साइड एक स्क्वायर है। मान लेते हैं इसको मैं कहता हूं पी क्यू आर और एस, मुझे निकालना है इसका एरिया वेक्टर, ठीक। देखिए तो सर ये 5 ये 5 सब कुछ 5 5 है। तो अगर एरिया वेक्टर की बात करते हैं तो आप जल्दी कहेंगे सर स्क्वायर है चाहे कुछ भी कह दो क्या फर्क पड़ेगा, स्क्वायर तो ए इंटू ए स्क्वायर। बट यहाँ दिक्कत ये है कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं ये 5 है तो यहाँ हो जाएगा 0 0 5। तो अगर मैं एरिया वेक्टर की बात कर रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा सर पी क्यू वेक्टर मल्टीप्लाई पी एस, ये लिखूंगा ना। लेकिन पहले मुझे पी क्यू की बात करते हैं तो मुझे पी क्यू की लेंथ तो पता है, बट मुझे वेक्टर फॉर्म में निकालना है। तो मैं ये तो नहीं कर सकता सर 5 मल्टीप्लाई 5 25, वेक्टर फॉर्म में ऐसा नहीं है। वेक्टर फॉर्म में हमें आई जे के की फॉर्म में चाहिए होता है। तो ध्यान दें, पहले बात करते हैं इसकी। दिस सरफेस विद दिस स्क्वायर मेक्स एन एंगल 37 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अब ये है क्या समझिएगा, ये है कैसे, मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से है। ये आपका x है, ये y है और ये z है, समझिए तीन एक्सिस हो गए, ठीक। इस तरह से दिख रहा है ना आपको। अब देखो ये दिखा है, ये x ये y और ये z, x y और z, और ये जो स्क्वायर है वो इस तरह से। तो अगर ये x मैंने कहा मान, थोड़ा इसको x मान लो, ये x ये x ये y और ये z, तो अगर ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इस एक्सिस से कितने एंगल पे है 37। अब मैं ये तो कह सकता कि स्केलर फॉर्म में ये लेंथ 5 है, ये सारी 5 है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में इसको 5 नहीं कहूँगा मैं। क्यों? क्योंकि ना तो ये प्योरली x में है और ना प्योरली y में है। ना ये कहें कि ना तो ये प्योर x में है ना z में है। ये इसकी बात करते हैं तो इसको आप कह सकते हो, इसे इस पॉइंट की बात करें, ये अगर ऐसे टिक गया इस जगह पे ऐसे, इस जगह पे ऐसे, तो इसके लिए आप कह सकते हो कि सर ये टोटली इसकी बात करें कोऑर्डिनेट की तो 0 5 0। लेकिन हमें इसका हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए, मीन्स इसका कोऑर्डिनेट क्या है वो चाहिए। ये x में भी है, z में भी है और एंगल है। तो अब समझिए, अब समझिए इसको। इसकी बात करते हैं तो सर यहाँ पे ये 5 है, मीन्स इसकी जो लेंथ है 5 है। अगर मैं इस 5 की बात करूँ तो यहाँ कंपोनेंट होंगे क्या, इसकी बात करते हैं, ये अगर 5 है, इसको मान लो ये x है, थोड़ी देखिए, ये अगर x है और ये थीटा है तो उसका एक कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा x cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा x sin थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, यहाँ हो जाएगा 5 cos थीटा, और थीटा कितना है 37, और 5 sin थीटा 37। अब हमें इसका वैल्यू चाहिए, तो हम ये जानते हैं कि cos 37 जो है
उसकी वैल्यू होती है 4/5। ठीक, तो साइन 37 क्या हो जाएगा सर, साइन 37 इक्वल टू 3/5। तो अगर मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे तो क्या मिलेगा मेरे को सर, 5 मल्टीप्लाई 4/5 बचेगा 4। ठीक, एंड 5 मल्टीप्लाई 3/5, तो 5 से 5 कैंसिल थी। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ y कोऑर्डिनेट नहीं है, ये x z प्लेन में है, तो y 0 और यहाँ 5 साइन 37, तो सर 0, और ये हो जाएगा। क्लियर। तो अगर मैं बात करता हूँ p क्यू वेक्टर की, तो क्या लिखूंगा, 4i कैप प्लस 3j कैप, सॉरी 3k कैप। और अगर बात करता हूँ मैं p s वेक्टर की, तो 0i कैप, 5j कैप एंड 0k कैप। तो ऐसे अगर एरिया वेक्टर में निकालना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। बस ये सिंपल मल्टीप्लाई नहीं है, दिस इज वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। अब सुनिए, जब वेक्टर मल्टीप्लाई की बात करते हैं, लास्ट टाइम स्केलर की बात कर चुके हैं, फिर इसके मल्टीप्लाई a डॉट बी मीन्स अगर सेम टू सेम है तो 1 हो जाता है और डिफरेंट टू 0 मीन्स i डॉट i j डॉट j k डॉट k इज 1 बट i डॉट j j डॉट k k डॉट i 0। एज इट इज चेंज होता है, क्रॉस में उल्टा होता है। अगर दोनों सेम है मीन्स i क्रॉस i j क्रॉस j k क्रॉस k क्या होता है 0। लेकिन अगर अलग आ जाए तो काम करता है आगे वाला, मीन्स जो आगे है ना वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मैंने कहा i j k है और मैं i और j को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं j और k मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, और अगर मैं k और i को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिलता है j, मीन्स i क्रॉस j, j क्रॉस k और k क्रॉस i। देखो हम लाइन चल रहे हैं, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, i j j k k i। तो i क्रॉस j, इस i और j के आगे क्या आता है j k i, k i। आप रिवर्स कर देंगे, ये बात सुन रही है, आप रिवर्स कर देंगे, मतलब अगर j क्रॉस i कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये माइनस आ जाएगा, j क्रॉस i माइनस k क्रॉस j माइनस i क्रॉस k माइनस। तो यहाँ पे देखो 4 मल्टीप्लाई 5 20, i क्रॉस i कैप क्रॉस प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 15 एंड k कैप मल्टीप्लाई j। तो यहाँ हो जाएगा 20 k कैप, 15 आ गया। अब दो स्टेप बाय i j k, तो j k के आगे i वापस से, तो यहाँ पे अगर j k के बाद i आएगा तो k क्रॉस j क्या हो जाएगा माइनस i माइनस 15, और इसका आप क्या निकालेंगे मैग्नीट्यूड, तो क्या निकल जाएगा इसका, और निकलेगा भाई वापस से, जॉब करते हैं सर चेक करो। वैसे बात करते हैं तो 5 मल्टीप्लाई 5 25। अगर मैं क्या करता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर निकालता हूँ तो क्या करूँगा मैं, स्क्वायर ऑफ 20 स्क्वायर ऑफ माइनस 15, तो दिस इज 400। 15 का होता है 225, 625 एंड दिस इज 25 मीटर। तो चाहे स्केलर में चाहे वेक्टर में बात सेम पड़ती है बट लिखने का तरीका बदल जाता है, और सब इम्पोर्टेंट वही तो है, लिखने का तरीका तो होता ही है। तभी तो बोर्ड में आप क्वेश्चन एक ही आते हैं सबके पास पेपर, बट किसी के नंबर 100 आ जाते हैं, किसी के। तो आया ना मजा, फील आउट, फील आना चाहिए। इट्स जस्ट ए फन, इट्स नॉट ए स्टडी। ये एक फन है जो हम कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं शब्दों के साथ, अंकों के साथ। ठीक, तो चले आगे और क्वेश्चन ले। मैं आपको बड़े बड़े क्वेश्चन कर रहा हूँ एरिया वेक्टर के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको देगा, इसी की बात करते हैं, ये हो गया ना। अब मान लो किसी ने फ्लक्स पूछ लिया आपसे और आपको ई वेक्टर दे दिया, आपको 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप फ्लक्स पूछ लें तो ठीक है। फाई क्या होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर क्या है 20k कैप माइनस 50, ई है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप डॉट 20k कैप माइनस 15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने कहा डॉट में सेम टू सेम होता है ना, तो इस 2i को 15i से करो तो माइनस 30i, और k को कैसे कर दो, इसको आप प्लस कर दो तो प्लस
5 मल्टीप्लाई 20 100। अच्छा आई डॉट आई 1 हो जाएगा, के डॉट के 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 30 70 एंड न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्लियर। तो यहां तक क्लियर है। एक क्वेश्चन और करते हैं, अच्छा सा है, फिर हम बात करेंगे गाउस लॉ। गाउस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक अच्छा क्वेश्चन है जो डीसी पांडे बुक का आपकी ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझने के हिसाब से बुरा नहीं, हम बुरा नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या सुनिए, आगे पास ज्योमेट्री है इस तरह से, ये एक ज्योमेट्री है, इसकी लेंथ भी है, तो मैं कहता हूं से इसको मैं ए कह देता हूं, इसको मैं बी कहता हूं विड्थ को, और इसको मैं सी कहता हूं। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से है, तो क्वेश्चन पूछा है इसका फ्लक्स कितना होगा, मीन्स हाउ मेनी व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, इस ज्योमेट्री से कितना फ्लक्स पास होगा। अगर वैसे जनरली बात की जाए तो सर एक क्लोज सरफेस है क्योंकि 3 डायमेंशन है 3D है, तो अगर वैसे बात की जाए तो अगर मैंने कहा कि यहाँ से 3 लाइंस एंटर कर रही हैं तो 3 लाइन बाहर निकल जाएगी, मतलब फ्लक्स सिंपली क्या हो गया 0। बट अगर सर मैथमेटिकल मुझे प्रूफ करवाना है इसको, तो मैं कैसे करूँगा। एक्चुअल मैथमेटिकल से के कंसेप्ट स्ट्रांग होते हैं, तो फिजिक्स को पढ़ने से पहले कंसेप्ट बिल्डअप करना बहुत जरूरी बात है। अब देखिए ये तो बहुत बच्चे कर देंगे, चलिए कुछ हमारे लेवल की बात करते हैं। यहाँ कुल देख रहे कितने फेज हैं, मीन्स कितने पार्ट हैं। देखो मैंने कहा सर ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, ठीक। अब इसकी बात करते हैं, तो एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, ठीक, एक इसके पीछे है और एक ऐसे है, और एक स्लाइड करता हुआ ये है। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो टोटल 5 सरफेस हैं। इसको मैं कहता हूं, जो नीचे वाली इसको 1 कहता हूं, पीछे वाली को 2 कह देता हूं। सर जो इधर पीछे वाली है वो 3, जो ऊपर है उसे कह दिया मैंने 4, और जो आगे है इधर फ्रंट में उसे मैंने कह दिया 5। तो सर फ्लक्स की बात करते हैं तो 5 φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 5 अब तीन बात। अगर हम 1 की बात करूं, क्या 1 की, तो इस वाले के लिए जो एरिया वेक्टर को नीचे वाली बात करें, अगर नीचे वाली की बात करें तो नीचे वाला फर्स्ट, ये फर्स्ट जो नीचे वाला, ठीक। ये पीछे वाला जो सेकंड है बैक, ये पीछे वाला है जो उस साइड है बैक। ये ऊपर वाला पार्ट है जो हमारे पास फ्रंट में। और अगर बात करें आगे वाले की, जो आगे ट्रायंगल है वो इस तरह से है, वो इस सरफेस की बात करते हैं। तो इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर, इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर मैंने हमेशा कहा था आपसे, जनरली हम आउटवर्ड लेते हैं। इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर आप कहीं भी लो, आगे लो पीछे लो, आपकी चॉइस है, मैं इसको पीछे ले रहा हूँ, बैकवर्ड आउटसाइड। इसकी बात करते हैं तो इसके लिए एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस है ना, ये। और इसकी बात करते हैं तो इसके लिए आप कहाँ भी लो, कोई दिक्कत नहीं। कोई खेल है किसका, थीटा का तो है ही है, आईजी के तरफ पे है ही। अब इसकी बात करें, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है। फॉर ऑल सरफेसेस इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेम डायरेक्शन। तो अगर बात करते हैं फर्स्ट के लिए, तो 5 1 क्या हो जाएगा, फॉर थर्ड 5 3 क्या हो जाएगा, फॉर फिफ्थ 5 5 क्या हो जाएगा 0। मीन सर 5 1 इक्वल टू 5 3 इक्वल टू 5 5, फ्लक्स क्या हो जाएगा
काम आसान हो गया। अब 2 रह गए। 2 की बात करते हैं तो इस वाले की बात करें, इसका जो ये लेंथ है ये तो b है और ये लेंथ c है। बहुत आसान कर सकते हैं इसको आप कुछ भी मान, जैसे बात करें सर ये अगर ओरिजिन है, ये अगर x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये क्या हो जाएगा z। मतलब b की बात करते हैं तो b z में आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा इसको मैं, अगर मैं एरिया वेक्टर की बात करता हूं तो सर b k क्या z में, एंड c कहां पे है y में, तो सर क्रॉस c j। तो क्या लिखेंगे सर बी सी और k क्रॉस j i j k, तो k क्रॉस k क्या हो जाएगा माइनस। अच्छा बात करते हैं कौन से वाले, इस पार्ट की, ठीक। इस वाले पार्ट की बात करते हैं तो मैंने थीटा की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ये एंगल थीटा है तो सुना ये ज्योमेट्री कुछ इस तरह से है, ठीक। अगर ये थीटा है तो देखो इसको मैं यहां से लेता हूं, इस जगह से इसको मैं यहां से ना लेके इस जगह से, ये एरिया वेक्टर और ये ई वेक्टर, ये थीटा नहीं है, ये कुछ और होगा। अगर मैं इसको ऐसे लूं तो ये थीटा, तो ये थीटा अल्टरनेट, अगर ये थीटा हुआ तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, पहली बात। तो यहां से अगर इस सरफेस की बात कर रहे हैं, इस सरफेस के लिए, तो सर यहां जो फ्लक्स हो जाएगा उसको मिटा दो, बाकी होंगे हमारे, ये कोई काम का नहीं है, ये कोई काम का नहीं है, और ये कोई काम का नहीं। इसकी बात करें तो इसकी बात करते हैं, एरिया वेक्टर की बात करते हैं। तो सर एरिया वेक्टर ए की बात करता हूं इसके लिए, तो देखो ये जो पार्ट है इसका ये बी है, ठीक, और ये जो पार्ट है इसका तो क्या लेंथ होगी, अगर यहाँ पे ये सी है और यहाँ पे ये ए और यहाँ पे सी, तो ये लेंथ कितनी हो गई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये बी, तो यहाँ क्या लिखूंगा इसको मैं, तो यहाँ लिखूंगा इसको मैं, एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और मल्टीप्लाई बी। देखिए तो बताइए कि कहीं कोई सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फ्लक्स जीरो ही लेके आना है, वैसे आएगा भी, इसी बात नहीं लाने है, बट हो गया खुद देखिए। अगर मैं आई जे के का लफड़ा भी हटा दूं आपके लिए, तो आप क्या लेंगे सर, सीधा ए इक्वल टू बी सी। इसको मैं ओपन कर रहा हूं, इस फ्लक्स की बात करता हूं तो फाई क्या हो जाएगा इसके लिए, फाई 2 सर ई ए कॉस थीटा, तो ई एज इट इज, ए क्या है बी सी और यहाँ पे cos थीटा, और यहाँ थीटा कितना है 180। अगर ये 180 है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस ई बी सी, दिस इज द फ्लक्स फ्रॉम पासिंग फ्रॉम सेकंड सरफेस। अब इसकी बात की, आप एरिया निकाल चुके कि सर ये पार्ट तो है बी, और ये जो लेंथ है इसको हमने कहा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको अगर मैं फ्लक्स निकालना चाहूँ उसके लिए, तो सर फाई 4 ई ए, और ए क्या है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी, क्या आएगा कॉस थीटा नहीं आएगा, यहाँ आएगा 90 माइनस थीटा। अच्छा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ई बी रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू साइन। साइन की बात देखो, साइन 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 साइन, थीटा है ना, अगर ये थीटा है और ये राइट ट्रायंगल है तो साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन एच, लंबा खंड। तो सर ये तो हो गया पी, मतलब यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है इसके लिए वो तो हो जाएगा सी, और जो एच है वो हाइपो ये वाला पार्ट है ये, तो नीचे क्या हो जाएगा सर रूट ए स्क्वायर प्लस सी। अच्छा मल्टीप्लाई में क्या है, मल्टीप्लाई में है ई बी रूट ए स्क्वायर प्लस, ये साइन थीटा की वैल्यू है, इससे ये पार्ट कट जाएगा, तो क्या लिखूंगा उसको मैं सर फाई 4 इक्वल टू ई एंड बी मल्टीप्लाई सी, तो ई बी सी, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो फाई सर फाई 1 तो कितना हो गया 0, फाई 2 क्या हो जाएगा माइनस ई बी सी, फाई 3 0, फाई 4
EBC प्लस में एंड 5 की वैल्यू क्या है 0, तो टोटल फ्लक्स भी क्या हो गया। दिस इज द मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ गाउस लॉ। सॉरी, फ्लक्स की बात की हमने एरिया वेक्टर की, तो ये इस टॉपिक का मैथमेटिकल प्रूफ है। वैसे अगर हमें शॉर्ट में काम करना है तो ठीक है, फ्लक्स 0 है बिकॉज क्लोज सरफेस है, तो जितनी फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उतनी फील्ड लाइंस बाहर निकल जाएंगी, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। तो क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन बहुत से हैं, करने की कमी नहीं है, बट मैंने आपको हर एक कंसेप्ट का एक अलग क्वेश्चन करवाया है। हमने ओपन सरफेस भी किया है, ओपन में स्केलर भी किया है, वेक्टर भी किया है, सर्कुलर डिस्क भी कर लिया, एक अटपटी अजीब से हमने ज्योमेट्री बना ली। ठीक, तो अब हम बात करें हैं गाउस लॉ। सबसे पहले गाउस लॉ की बात करते हैं, तो गाउस लॉ इज यूजफुल मींस हेल्पफुल टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डिफरेंट ज्योमेट्री। मींस अगर मेरे पास अलग अलग ज्योमेट्री है, जैसे 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है, और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हमारे गाउस का। दूसरा, वैसे अगर बात करते हैं देन गाउस से हम फ्लक्स निकालते हैं इजीली। अगर हम जनरल बात करते हैं गाउस लॉ से पहले की, उससे हटके बात करते हैं, तो अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर है, देन हम फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास ये ओपन के लिए भी काम करता है और क्लोज के लिए काम, दोनों के लिए काम करता है, दिस इज द बेनिफिट कि इस फॉर्मूले से हम ओपन क्लोज सभी के लिए फ्लक्स निकाल सकते हैं। ये ओपन के लिए हो गया और ये। लेकिन अगर मुझे पर्टिकुलर क्लोज सरफेस के लिए ही निकालना है और मुझे ई नहीं दिया हुआ, मींस बाय यूजिंग चार्ज, अगर हम चार्ज को यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हैं, तो हमारे जहन में एक ही सवाल, एक ही नाम आता है, और वो है सर गाउस लॉ। अब गाउस लॉ क्या है? गाउस लॉ इज हेल्पफुल, गाउस लॉ इज हेल्पफुल to find electric flux, to find electric flux from closed surface। सबसे पहली बात मीन्स इससे रूल का जो, इससे लॉ का जो पहला रूल है वो ये है कि ये क्लोज सरफेस के लिए ही काम करता है। अगर क्लोज सरफेस नहीं है तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है कि वहां पर हम एक वर्चुअल सरफेस क्रिएट करते हैं, एक virtual surface is its Gaussian surface. So we create a virtual surface for this rule, for this law, and we find electric field or flux. ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, by using application of this law, by using application of this law, we can find electric flux for different geometry. Means हम 1 dimension, 2 dimension, 3 dimension surface के लिए इस लॉ की एप्लीकेशन का हेल्प यूज करते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं पहली बात। ठीक, अब लॉ की बात करते हैं। लॉ की बात करते हैं देन बेसिकली लॉ कहता है फाई इक्वल टू टोटल चार्ज सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मींस क्या लिखते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, हमारा एग्जाम में काम लिखने का है। एग्जाम में हमें लिखने से मतलब होता है, मीन्स एग्जाम हमें लिखने को मानता है, हमें क्या याद है उससे मतलब नहीं होता, तो लिखना आना चाहिए। दिस लॉ फ्लक्स थ्रू इनक्लोज्ड सरफेस, फ्लक्स थ्रू इनक्लोज्ड सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। मीन्स किसी भी क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस, फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज ऑफ इनक्लोज्ड सरफेस। लैंग्वेज है इसको लिखना। मीन्स किसी क्लोज सरफेस के जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास होगा वो क्या हो जाएगा, उस टोटल सरफेस का जो, उस सरफेस का जो टोटल चार्ज है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। मीन्स फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, एक क्लोज सरफेस के लिए जो फ्लक्स पास होगा वो किसके इक्वल होगा, इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज ऑफ इनक्लोज सरफेस। मीन्स जितना चार्ज उस सरफेस के, कौन सी क्लोज सरफेस के अंदर है, उसका
1/ε0 मल्टीपल। तो यहाँ सिग्मा क्यू की बजाय इसको अगर आप कैपिटल क्यू लिख दो टोटल चार्ज तो भी सही है। एक्चुअल में ये रूल क्या होता है फाई, इसको हम लिखना चाहिए क्यू इन, इसको लिखना चाहिए क्यू इन। मीन्स यहाँ पे कोई बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि सर क्यू कौन सा, तो अगर मैं लिख देता हूँ क्यू इन, इसका मतलब चार्ज विच इज इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस, वो चार्ज जो उससे क्लोज सरफेस के अंदर है, हमें उससे मतलब है, हमें उससे मतलब है। या इसका एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है 4πk∁0। कैसा है, अगर मैं ऊपर नीचे 4π से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं या 4π बाय मल्टीप्लाई, तो 1/4πε0 क्या होता है k, तो दिस इज 4πk∁0। इस रूल के ऊपर, इस लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, डेफिनेटली 101% प्लस 1% प्लस 1.1% कुछ मान लो, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, वो चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, बट हमारे क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। बहुत अच्छा लॉ है। अब दूसरी बात, हमारी बुकों में हमें बेवकूफ़ बनाने के बहुत से काम होते हैं, और वो क्या होता है बता देता हूँ। वहाँ आता है प्रूफ ऑफ गाउस लॉ, प्रूफ ऑफ गाउस लॉ। अच्छा, इसको समझते हैं क्वेश्चन से, समझिएगा। तो ये लॉ समझ में आ गया। सबसे पहली बात, ये लॉ है, कोई रूल नहीं है, लॉ का प्रूफ नहीं होता। जैसे आप लेंथ में पढ़ते हैं ना ग्रेविटेशन लॉ, क्या आपको प्रूफ दे सकता है कि सर ग्रेविटेशन लॉ कैसे आया? बस एक रूल होता है, छोटी सी बात कहते हैं दैट अर्थ अट्रैक्ट ऑल ऑब्जेक्ट टू सेंटर ऑफ द अर्थ। बट क्या ये तो ये लॉ है, ये रूल नहीं है। हम प्रूफ लॉ को नहीं करते, हम प्रूफ रूल्स को करते हैं कि हाँ ये रूल है, इसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, प्रूफ कर सकते हैं हम, लॉ को प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक, तो वो हमें केवल बहलाने की बात है, क्योंकि अभी बड़े बच्चे हो गए तो हमसे मजाक किया जाता है उस चीज़ को लेकर। अब सर ये इसको हम क्वेश्चन की हेल्प समझते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैंने आपसे कहा कि मान लो कि ये एक स्फीयर है, दिस इज ए, और एक चार्ज जो है वो उसके सेंटर पे रखा हुआ है। अब अगर बात करें इसके इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम जानते हैं सर ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज आउट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करें सर फ्लक्स निकालना है तो हमें एरिया वेक्टर मीन्स हम जनरली जो हम पढ़ते हैं ना, हम उसी की बात कर रहे हैं। सर अगर ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर को यूज करूं मैं, तो मैं ये पढ़ना चाह रहा हूं कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो मैं चार्ज से कैसे निकालूंगा, उसकी बात कर रहे हैं। तो सर ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इसको ओपन करते हैं तो आप लिखते हैं क्लोज सरफेस ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ पे अगर बात करते हैं एरिया वेक्टर, तो मैंने आपसे कहा था डेट फॉर क्लोज सरफेस एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड रेडियली आउटवर्ड। मींस इलेक्ट्रिक, इसके लिए एरिया वेक्टर हमेशा ही कहाँ होगा, आउटवर्ड। आप चाहे कहीं भी लो, किसी भी जगह पे लो, किसी पॉइंट पे, मींस थीटा क्या हो गया 0, तो फाई क्या हो जाएगा फॉर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0, एंड कॉस 0 क्या होता है 1, so this is क्लियर। अच्छा, इसके आगे की बात करें, इसको अगर मैं और ओपन करूं थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए, तो सर क्या लिखेंगे, आप ई की बात करते हैं तो ये पॉइंट चार्ज है, ये कहां पे रखा है, और यहां से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहां आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम जानते हैं ई वेक्टर फॉर ए पॉइंट चार्ज, और वो क्या था फॉर्मूला, बहुत ही खुशनसीब फॉर्मूला है के क्यू अपन आर स्क्वायर, उसको रख दो वहां पे। तो फाई क्लोज इंटीग्रेशन को बाहर निकाल लेते हैं हम, तो सर दिस इज डी ए, और यह क्या हो जाएगा क्यू अपॉन 4πε0। ये डी ए क्या है, डी ए एक स्मॉल एलिमेंट था, एक छोटा सा पार्ट था, मुझे पूरा अगर निकालना है तो क्या करेंगे, कंप्लीट इंटीग्रेशन। तो सर हम जानते हैं कि एक स्फीयर के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है 4πr², तो q अपॉन 4πε0 r² मल्टीप्लाई 4πr², क्या रहेगा, तो ये आ गया फ्लक्स।
तो गाउस लॉ के लिए हमारा फ्लक्स है, मीन्स अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया होता तो हम फ्लक्स निकाल सकते हैं इजीली। ऐसा कोई भारी नहीं है, बहुत आसान होता है, बट ये बताने की बात नहीं। सबसे पहली बात क्लियर है यहाँ पे। तो आंसर भी कहता है, इसी किताब में लिखा हुआ है, प्रूफ ऑफ गाउस लॉ बाय यूजिंग कूलॉम्स लॉ। प्रूफ ऑफ गाउस लॉ बाय यूजिंग कूलॉम्स लॉ मीन्स आप कूलॉम्स लॉ का यूज करके प्रूफ करो। गलत है। फिजिक्स में पहले गाउस लॉ आता है, कूलॉम्स लॉ बाद में आता है, याद रखिए। पहले गाउस लॉ आता है, उसके बाद कूलॉम्स लॉ आता है, क्योंकि लॉ है वहाँ कूलॉम्स रूल है। वो दो चार्जेस के लिए के पीछे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक रूल है कि हाँ ये रूल है, एक फॉर्मूला है, उसको निकालने का। तो वो लॉ नहीं है, बोलते हैं कूलॉम्स लॉ, बट रूल एक तरह से। क्लियर है। तो ये सारी बात हमने कूलॉम्स के बारे में की। चलिए आगे बात करें। अब हम बात करते हैं कि कोई से चार्ज अगर सरफेस के अंदर है या बाहर है तो फ्लक्स का क्या होगा। मीन्स जो हम कहते हैं जीरो की बात जो करते हैं उसके मीन्स टोटली मैं आपको ये प्रूफ करूंगा कि गाउस लॉ में जो हम फ्लक्स निकालते हैं, देन दिस फ्लक्स इज टोटली रिलेटेड टू चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। मीन्स आप गाउस लॉ से जो फ्लक्स निकालेंगे उसमें आप क्यू इन ही क्यों बोलते हैं, आप क्यू आउट का इंक्लूड क्यों नहीं करते। मान लो कि ये एक आर्बिट्रेरी ज्योमेट्री है, मीन्स एक क्लोज सरफेस है कोई भी, यहाँ एक चार्ज Q1 है, यहाँ एक चार्ज Q2 है, यहाँ एक चार्ज Q3 है और यहाँ पे एक चार्ज Q4 है। और अगर मैं हर एक सरफेस के लिए फ्लक्स निकालना चाहूँ तो सर φ1, φ2, φ3 एंड φ4। φ1 की बात करते हैं तो सर E वेक्टर डॉट E1। φ2 की बात करते हैं तो सर E वेक्टर डॉट, ये क्लोज सरफेस है तो यहाँ पे आ गया E। φ3 की बात करते हैं फॉर क्लोज सरफेस E वेक्टर डॉट, और φ4 की बात करते हैं तो E वेक्टर डॉट DA। यहाँ पे आ जाएगा E3 और यहाँ पे E4। टोटल फ्लक्स की अगर बात करता हूं मैं, देखो यहाँ की बात करते हैं तो ये आउटसाइड है। इसका मतलब अगर मैंने कहा यहाँ पे एक चार्ज Q1 है और यहाँ पे कोई सरफेस है और मैंने कहा इस चार्ज से कुछ फील्ड लाइंस निकल रही हैं जो इस सरफेस से पास हो रही है, तो अगर मैंने कहा कि इस तरह पे चार फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं तो चार एग्जिट तो कर रही हैं, मतलब चार फील्ड लाइंस अगर अंदर जा रही हैं तो चार लाइंस बाहर तो निकल रही हैं, तो इस चार्ज के लिए या इस सरफेस के लिए इस चार्ज के रिस्पेक्ट में जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा। दूसरा एक रीजन और इसमें क्या, अगर हम मैथमेटिकल प्रूफ करो तो भी हो सकता है। इससे क्या मैथमेटिकल बात करते हैं तो इसका एरिया वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी बात करते हैं तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो ऐसे हो जाएगा। तो अगर दोनों पॉइंट की बात करूं मैं, इस तरफ हो समय जहां एंटर हो रही है उस तरफ हो रही है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, लेकिन ये थीटा पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो अगर फाई की बात करें ई डी ए कॉस थीटा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, तो टोटली क्या हो जाएगा जीरो। तो टोटली से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। यहाँ की बात करते हैं E2 की, तो हमने अभी निकाला था क्लोज सरफेस के लिए, दिस इज Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसके हमने बात की थी Q3 बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर एक चार्ज की एक सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज है तो हमने फ्लक्स निकाला है अभी स्फीयर के लिए Q बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कौन सा, जो अंदर है। तो ठीक है सर, अगर टोटल फाई की बात करें, फाई नेट की बात करूं मैं, तो फाई नेट सर φ1 प्लस φ2 φ3 φ4, तो इंटीग्रेशन, अच्छा इन सब में क्लोज सिंपल कर दिया, इंटीग्रेशन कॉमन हो जाएगा ना, इन सब में डीए वेक्टर कॉमन आएगा, तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर एंड प्लस E4 वेक्टर डॉट डीए। क्या लिखेंगे सर, 0 प्लस Q2 प्लस Q3 बाय, तो ये तो क्या है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको मैं कह दूं सिग्मा क्यू। क्लियर।
सिग्मा को दूं तो यहाँ से क्या निकला सर, नेट फ्लक्स की बात करते हैं तो टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस Q2 प्लस Q3। इसकी बात हम कर चुके हैं कि सर अगर ये आउटवर्ड है, अच्छा यहाँ की बात करो इसमें कि सर अगर ये चार्ज यहाँ पर है Q4, तो अगर मैंने कहा यहाँ से फील्ड लाइन से अगर 3 फील्ड लाइन एंटर कर रही हैं तो 3 बाहर भी निकल रही हैं, तो इसका फ्लक्स तो हो गया 0, इसका फ्लक्स 0। यहाँ से बात करते हैं तो टोटल नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, सिग्मा क्यूब एप्सिलॉन नॉट। तो इसको ये लिखना बेहतर होगा। तो गाउस लॉ से एक बात हम सीखते हैं कि अगर कोई पॉइंट चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर है तो फ्लक्स 0 नहीं होगा, ठीक, क्योंकि वहां से फील्ड लाइंस बाहर निकले। लेकिन अगर वो चार्ज उस क्लोज सरफेस के बाहर है तो जितनी फील्ड लाइंस वहां एंटर करेंगे उस चार्ज के रेस्पेक्ट में उतनी बाहर निकल जाएंगे, मतलब टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। सो टोटली गाउस लॉ कहता है कि टोटल फ्लक्स बाय ए क्लोज सरफेस थ्रू ए क्लोज सरफेस इज रिलेटेड टू चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस, मतलब जितना चार्ज उसके अंदर है उसी से हमें मतलब है, बाहर से मतलब नहीं। क्लियर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, जहाँ हम कुछ अच्छी बात सीखेंगे इसके बारे में, और हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।